हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक। क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट चलते हुए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है। सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। सो अगर हम ऑर्डर चेक करें तो सबसे हाईएस्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी मिलनी चाहिए वो आपकी फ्लोरीन की होगी, क्योंकि वो सबसे राइट हैंड साइड में लाई करता है। सबसे पहले कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो सबसे हाईएस्ट आपकी फ्लोरीन की होगी। सो फ्लोरीन इज नंबर 1। सेकंड नंबर पर आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से होनी चाहिए ऑक्सीजन की ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन स्टेबल होने के कारण नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। सो नाइट्रोजन नंबर 2 पर लाई करेगा, ऑक्सीजन नंबर 3 पर, और कार्बन जो है वो नंबर 4 पर। सो ऑर्डर जो आपका है वो थर्ड आपको मैच कर रहा है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि सोडियम एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कौन कौन से क्वांटम नंबर होंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर आप देखें तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। सो हमें जो क्वांटम नंबर लिखने हैं वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखने हैं जो 3s सबशेल के अंदर प्रेजेंट है। सो 3s सबशेल में n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, और s सबशेल के लिए l की वैल्यू आपकी 0 होती है। जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी, और जो इलेक्ट्रॉन है आइदर वो प्लस हाफ कैरी करेगा या माइनस हाफ कैरी करेगा। सो n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू हाफ, जो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे पूछा गया है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से हम इनमें से किस और को कंसंट्रेट कर पाएंगे। आपको बता दूं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से हम सल्फाइड ओर्स को कंसंट्रेट करते हैं, तो उनमें से जो भी और सल्फाइड ओर होगी उसी को हम कंसंट्रेट कर पाएंगे। कल्कोपायराइट जो होती है वो CuFeS2 होती है, यानी ये एक सल्फाइड ओर है। क्रायोलाइट जो होता है वो है Na3LF6, इसमें सल्फाइड नहीं है। क्यूप्राइट जो होता है वो है CO2 सॉरी, तो ये भी सल्फाइड नहीं। और कैलामाइन जो होता है वो है जिंक कार्बोनेट, तो ये भी आपका सल्फाइड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपकी सल्फाइड है, उसी को हम क्या कर पाएंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे पूछा गया है कि किसी बाइवेलेंट मेटल का इक्विवेलेंट मास 20 है। हमसे पूछा है व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ इट्स एनहाइड्रस क्लोराइड इज। क्योंकि फ्रेंड्स हमें दिया गया है कि जो इक्विवेलेंट मास है वो आपका 20 है, ठीक है, वो आपका 20 है। और इक्विवेलेंट मास जो होता है वो हमेशा, अगर हम एटम की बात करेंगे तो एटॉमिक मास को उसकी एन फैक्टर से डिवाइड करने पर मिलता है। क्योंकि वो जो आयन है वो बाइवेलेंट आयन है, इसलिए एन फैक्टर यहाँ 2 हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन 2। यहाँ से सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है उसका एटॉमिक मास। सो इक्विवेलेंट मास आपको 20 दिया गया है, एटॉमिक मास अपॉन 2। सो यहाँ से जो एटॉमिक मास की वैल्यू हमें मिली वो मिली आपको 40। एटॉमिक मास आपका जो है वो 40 है। अब उसने कहा है कि हमें उसका बनाना है क्लोराइड। क्योंकि एक बाइवेलेंट मेटल एटम है या मेटल आयन प्रेजेंट है, सो इसके साथ 2 क्लोरीन के एटम्स कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो लेट करो ये वो मेटल एटम था जो बाइवेलेंट है, इसके साथ जब 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे तब जाकर वो कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। सो इस मेटल एटम का जो एटॉमिक मास आ गया वो आपका 40 आ गया, और क्लोरीन, 2 क्लोरीन के एटम्स का एटॉमिक मास कितना होता है 71। 35.5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 71। तो 71 और 40 जो है आपका 111 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन 2 है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे पूछा गया है कि N2O4 के हम 2 मोल लेकर चले हैं जो किसी
क्लोज्ड कंटेनर में प्रेजेंट है 298 केल्विन पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंडर। उस कंटेनर को हीट किया गया 596 केल्विन तक, और ऐसा करने से 20% बाय मास N2O4 जो है डिकम्पोज होकर NO2 में बदल गया। हमसे पूछा गया रिजल्टिंग प्रेशर क्या होगा। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। N2O4 जब डिकम्पोज होता है तो फॉर्मेशन करता है 2NO2 की। इनिशियली इसके जो मोल दिए गए हैं वो 2 दिए गए हैं। सो एट ए टाइम t इक्वल टू 0, रिएक्शन के स्टार्ट होने से जस्ट पहले ये मोल 2 होंगे और प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। उसने कहा है कि हीट करने के बाद 20% बाय मास जो है वो डिकम्पोज हो गया। तो हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मास में 20% का डिक्रीज आया है तो नंबर ऑफ मोल्स में भी 20% का डिक्रीज आया होगा। सो अगर हम 2 का 20% निकालेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये 40/100 आया, यानी कि 0.4 मोल जो है वो इसके डिकम्पोज हो गए। तो किसी भी टाइम पर 2 में से 0.4 मोल डिकम्पोज हो गए, तो जितने मोल डिकम्पोज हुए होंगे उसके 2 टाइम्स बनेंगे, क्योंकि अगर N2O4 देखें तो वो 1 मोल क्वांटिटी है, 1 मोल क्वांटिटी से उसकी 2 मोल क्वांटिटी बन रही है, तो 0.4 मोल क्वांटिटी से कितनी बनेगी, 2 × 0.4 मोल। तो 2 मोल में से सब्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिली वो मिली 1.6 मोल, और यहाँ से जो वैल्यू हमें मिली 0.8। सो टोटल हमें कितने मोल मिले, टोटल जो मोल थे वो थे 1.6 प्लस 0.8, यानी कह सकते हैं 2.4 मोल्स। अब उसने हमसे कहा है कि हमें प्रेशर बताना, रिजल्टिंग प्रेशर। जब 2 मोल प्रेजेंट थे तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, और जब 2.4 मोल होंगे तो हमें पता लगाना है प्रेशर कितना होता है। हम सब जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। अगर हम यहाँ से क्या निकालें, प्रेशर निकालें, तो प्रेशर आएगा nRT/V। ठीक है, कि सिंस कंटेनर सेम है, अगर कंटेनर सेम है तो वॉल्यूम भी क्या रही होगी, सेम रही होगी। सो कंटेनर इज सेम, सो वॉल्यूम इज आल्सो सेम। ठीक है, और दूसरी बात, R तो गैस कांस्टेंट होता ही है, वो कांस्टेंट है। तो एक बार हम लिख लेते हैं इनिशियली प्रेशर को P1 लिख लें, नंबर ऑफ मोल को N1 लिख लें, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर को T1 लिख लें, अपॉन V सेम है, और फाइनल स्टेट के लिए, फाइनल कंडीशन के लिए N को N2 लिख लें, R एज इट इज़ है, T को T2 लिख लें, और V एज इट इज़ है ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। ठीक है, कि N1 T1 इक्वल टू क्या हो गया, N2 आपका T2। ठीक है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, हमें तो कैलकुलेट करना है प्रेशर, तो यहाँ तो कहीं प्रेशर आया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप एक काम कर लो, वॉल्यूम निकाल लें, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। तो हम काम करते हैं, यहाँ से वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं। वो वॉल्यूम कैलकुलेट करते यहाँ से वॉल्यूम जो आई वो आई N1R T1/P1, इधर से वॉल्यूम आई N2R T2/P2। कहते सिंस वॉल्यूम तो कंटेनर की कांस्टेंट ही होगी, इसलिए दोनों वॉल्यूम जो हैं वो सेम होंगी। यहाँ से हम लिख लेते हैं N1R T1/P1, इधर से आ जाता है N2R T2/P2। क्लियर है, क्योंकि R से R कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली N1 T1/P1 इक्वल टू N2 T2/P2। लिख लेते हैं। इनिशियली जो मोल थे वो 2 थे, टेम्परेचर आपका दिया रखा है, टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन। प्रेशर आपका जो था वो कितना था, 1 एटमॉस्फेयर। नंबर ऑफ मोल फाइनली कितने हो गए थे, 2.4। टेम्परेचर कितना है, सॉरी टेम्परेचर कितना है, 596 केल्विन। 596 केल्विन P2 हमें कैलकुलेट करना है, तो ये 2 × कैंसिल हो जाएंगे पूरा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद P2 की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 2.4 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो जो प्रेशर P2 होगा वो आपका 2.4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है कि सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, क्यों। इसका एक ही रीज़न होता है
कि उसके पास में कोई फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यही इसलिए वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। जिस भी मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन से कंपाउंड में हमें आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड मिलेंगे। तो अगर आप NaOH में चेक करोगे तो आपको यहाँ Na आयन, OH आयन दिखेंगे जहाँ आपको आयनिक बॉन्ड मिलेंगे, OH में आपको कोवलेंट बॉन्ड मिलेंगे। NaCl में प्योरली आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। NaCN में आपको यहाँ से सोडियम आयन, साइनाइड आयन में आयनिक बॉन्ड मिलेगा और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आपको मिलेगा कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर आप NaNC चेक करें तो Na में आपको N नेगेटिव, Na पॉजिटिव, साथ में आइसोसाइनाइड NC नेगेटिव के बीच में आयनिक बॉन्ड मिलेगा और NC के स्ट्रक्चर में आपको कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मिलता है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है डायलिसिस का इस्तेमाल इनमें से किसको सेपरेट करने के लिए कर सकते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज को, प्रोटीन स्टार्च को, ग्लूकोज प्रोटीन को, ग्लूकोज NaCl को। तो आपका ऑप्शन जो C है वो करेक्ट है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो आपका ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करता है, उसके पार्टिकल का साइज जो है स्मॉल है। प्रोटीन आपके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो डायलिसिस से प्रोटीन डायलाइजिंग जो सिस्टम होगा उसके अंदर ही रह जाएगा और ग्लूकोज वाटर में डिजोल्व होकर के बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है कि पी करेक्टर कितना होगा ग्रेफाइट और डायमंड में। सो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन बनाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसमें पी करेक्टर होता है आपका 67%, जबकि डायमंड बनाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ जो आपका जो एस करेक्टर होता है वो होता है आपका 75%। ठीक है, सो 67 और 75% आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि गैस जो एक्सपेंड करती है 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब तक अगेंस्ट एक एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वर्क डन। फ्रेंड्स हम जानते हैं तो जो वर्क डन होता है वो होता है प्रेशर एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं W इक्वल टू प्रेशर कितना दिया गया है 10⁵, वॉल्यूम में चेंज क्या होता है V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो फाइनल वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब तक गया है, तो फाइनल 2 है, इनिशियल 1 थी, तो 2 में से 1 गया 1 इंटू 10⁵, सो 10⁵ जो आंसर आएगा वो जूल की फॉर्म में आपको मिलेगा। सो 10⁵ जूल, और अगर जूल को हम बदलेंगे किलो जूल में, जूल को बदलेंगे किलो जूल में, क्योंकि ये तो 10⁵ किलो जूल है, ये आंसर आएगा आपको जूल में। तो 10⁵ जूल को अगर हम कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में तो डिवाइड करेंगे 1000 से, ये 10⁵2 किलो जूल आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। थैंक यू।